अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द स्किल्स एक्सपर्ट। हमने सिटी पास्ट पेपर शुरू किया था, ये वाला पेपर, और इसमें हमने 1 से लेकर 20 तक एमसीक्यूज पहले वीडियो में, फिर 21 से लेकर 40 तक एमसीक्यूज हमने दूसरे वीडियो में डिस्कस किए थे। और अब हम तीसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक। तो आइए मेरे साथ वीडियो देखें, और मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का सिर्फ आंसर नहीं बल्कि विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों को फुल सोल्यूशन भी बताऊंगा कि अगर आने वाले टेस्टों में इसी तरह के क्वेश्चंस आ गए या सेम कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आ गए तो आप लोगों को फिर कोई भी मुश्किल नहीं होगा, और आप आसानी के साथ यही एक्सप्लेनेशन को जहन में रख के आप वहाँ पे भी अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर which subtend an angle of 30 degree at the center। सो इसका ये यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे सिंपल लिखा है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर which subtends an angle of 30 degree at the center। तो अब ये इस किस्म के जो सवालात है जिसमें सर्कल का जो सेंटर एंगल है आप लोगों को वो दिया गया हो और रेडियस दिया गया हो और आर्क का डिस्टेंस मालूम करना हो, तो आप उनके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे कि डिस्टेंस का अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट हो तो आप लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। और ये कुछ इस तरह है कि जो सेंट्रल एंगल है सी ए, सेंट्रल एंगल डिवाइड बाई 360 डिग्री इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाई सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब सी ए जो है सेंटर ऑफ सेंटर एंगल वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, वो 30 है, और 360 की जगह वही 360 खुद लिखे। इसके अलावा जो आर्क लेंथ है वो हमने मालूम करना है। आर्क लेंथ ए एल जो है वो हमने मालूम करना है, और सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो है वो 2 पाई आर है। तो यहाँ पे रेडियस की जगह आप पुट करें 4 सेंटीमीटर जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, और पाई की जो कीमत है वो 3.14 है। सही है, 3.14। और इसी तरह 2 जो ऑलरेडी वैल्यू भी मालूम है, और यहाँ से जो है 30 भी मौजूद है, 360 भी कांस्टेंट है। तो ये कैलकुलेशन करके आप इसका आंसर वो निकाल सकते हैं। सही है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2.14 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे ये क्लियर नहीं है, यहाँ पे ये विजिबल नहीं है, तो हमने ये छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 43 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के दैट मेक्स 6 इज इक्वल टू 4.8 डिवाइड बाई के ट्रू। कि आप के का एक ऐसा वैल्यू मालूम करें जो कि ये इक्वेशन उस वैल्यू पे पूरा पूरा उतर सके। तो अब इसका क्वेश्चन, अब इक्वेशन क्या है कि 6 इज इक्वल टू 4.8 डिवाइड बाई के। तो सबसे पहले हम इसका ये इक्वेशन है और हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि हम ये वाला जो अपर साइड है जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, ये दूसरे साइड के डिनोमिनेटर के साथ क्रॉस करेंगे, ज़रब करेंगे, और ये दोनों जो है ये ज़रब करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई के इज इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब दोनों को 6 पे डिवाइड करें तो इस 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा और के बराबर हो जाएगा, अगर आप इसको 4.8 को 6 पे डिवाइड करें तो इससे 0.8 आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 है, अगर यू सीट ये है, ए सीट ये है और बी ये है, तो मालूम करें कि ए यूनियन बी किस चीज के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको साफ करके देता हूँ। अगर आप लोगों के पास ए सीट ये है 2 3 4 और बी जो है वो 1 3 5 है, तो इसका यूनियन कैसे हो जाएगा। तो यूनियन और इंटरसेक्शन में आप लोग फर्क आप लोगों को पता होगा कि जब हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे तो हर वो हिस्सा जो दोनों में मौजूद हो, जैसे यहाँ पे 1 मौजूद है, 1 इससे ले ले, यहाँ पे 2 मौजूद है, 3 भी यहाँ पे है, और इस तरह 4 भी यहाँ पे है, और 5 यहाँ पे मौजूद है। अगर दोनों में मौजूद हो एक हिस्सा तो आप दोनों से लेंगे, तो इसका ए यूनियन बी जो है ये वाला हो गया। अब ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन डी है। और इसके अलावा अगर ए इंटरसेक्शन बी आप लोगों से फॉर एग्जांपल मांगा गया हो तो फिर आप वही हिस्से लिखेंगे जो यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हो, जो कॉमन हो। जैसे यहाँ पे भी 3 मौजूद है और यहाँ पे भी 3 मौजूद है, बाकी इनसे जो है वो कॉमन नहीं है, सो सिर्फ 3 जो है इसका इंटरसेक्शन हो गया।
ये मैंने इजाफे किया है, लेकिन क्वेश्चन आप लोग यहाँ तक हो गया कि ए यूनियन बी का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये ऑप्शन डी हो गया। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 33 सेंटीमीटर। कि आपके पास एक सिलेंडर है और उनका सरफेस एरिया मालूम करना है, और सरफेस एरिया में का जो फार्मूला है उनमें रेडियस यूज होगा तो वो 7 सेंटीमीटर है, और इसका हाइट जो है वो 33 सेंटीमीटर है। तो सरफेस एरिया का फार्मूला ऑफ द सिलेंडर है कि सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। अब यहाँ पे कैसे हम सॉल्व करेंगे? टू अपनी जगह, यहाँ पे पाई की जगह हम 3.14 लिखेंगे। रेडियस हमें दिया गया है वो 7 सेंटीमीटर है, और इस तरह जो ब्रैकेट में h प्लस आर है, h का वैल्यू वो 33 है और रेडियस का वो 7 है, तो इससे मिला के दोनों मिला के 40 बन जाएगा। अब ये सोल्यूशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ कि सरफेस एरिया का जो फार्मूला है 2 पाई आर एच प्लस आर। अब यहाँ पे रेडियस हमें 7 है दिया गया है और h जो है वो 33 दिया गया है, तो इसका सोल्यूशन करके आप लोग का जवाब जो है वो 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 है कि द पेशेंट इज स्लीपिंग, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ अंडरलाइन नाउन। यहाँ पे पेशेंट जो है वो कौन सा जेंडर है? मस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूटर है, कॉमन है। तो मस्कुलिन हम कहते हैं मुजक्कर को, फेमिनिन हम कहते हैं मुअन्नस को, न्यूटर हम उसे कहते हैं जिसमें हम जेंडर का क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कुर्सी है या चेयर है, तो चेयर में हम नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है। और कॉमन वो है जो कि वो नाउन जो यूज हो सकता है मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। अब यहाँ पे जो पेशेंट लफ्ज है वो आप फीमेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, कॉमन जेंडर। क्वेश्चन नंबर 47 है आइडेंटिफाई द वर्ड विद इन्फ्लेक्शनल मार्फीम। अब ये बहुत लंबा टॉपिक है इन्फ्लेक्शनल मार्फीम। आप इसको स्टडी करें, गूगल में या यूट्यूब में सर्च करें। बहुत इतना मुश्किल नहीं है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इनको टाइम नहीं दूंगा। लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो है वो स्पीक है, क्योंकि इनके साथ में हम इसको हम स्पीक्स भी बना सकते हैं, स्पीकिंग भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है शी हैड एक्सट्रीमली कैचिंग आइज। अब जो एक्सट्रीमली कैचिंग है ये वर्ड आइडेंटिफाई करें कि ये नाउन फ्रेज है, फ्रेजर वर्ब है, एडजेक्टिव फ्रेज है या एडजेक्टिव क्लास है। सो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, एडजेक्टिव फ्रेज। किस तरह? क्योंकि जो एक्सट्रीमली कैचिंग है असल में ये फंक्शन दे रहा है एज अ एडजेक्टिव इधर, क्योंकि आइज यहाँ पे नाउन है और ये नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि वह फंक्शन एज ना एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हम इसको अगर ये सिर्फ कैचिंग होता तो कैचिंग जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन अभी कैचिंग के साथ एक्सट्रीमली एड हो गया है एज अ मॉडिफायर। तो अब अगर यहाँ पे एडजेक्टिव के साथ मॉडिफायर आया है तो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एडजेक्टिव फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर 49 है शी डैश प्ले फॉर 2 आवर्स। और क्वेश्चन पूछा गया है कि आप इस जुमले को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसे यूज करके आप लोग इसको मॉडिफाई करें और करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करें। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पे ये करेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन है। तो हैड बीन और हैड बीन इन दोनों में दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो पहले दो है ये तो मुकम्मल गलत हो गए। अब इन दोनों में अगर आप देखें तो दोनों सेम है, सिर्फ फार और सेंस का फर्क है। लेकिन यहाँ पे 2 आवर्स जो है वो ड्यूरेशन है, कोई खास पॉइंट नहीं है। तो ड्यूरेशन के लिए हमने कहा था कि हम फार यूज करेंगे। ये टेंसेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ड्यूरेशन के लिए हम फार यूज करेंगे, और अगर एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया गया हो तो फिर उसके उस सेंस में हम सेंस यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन डैश। सही है, ये सब क्वेश्चन इधर दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। 46 है द पेशेंट इज स्लीपिंग। 47 है आइडेंटिफाई द वर्ड विद इन्फ्लेक्शनल मार्फीम। क्वेश्चन नंबर 48 है शी इज एक्सट्रीमली कैचिंग आइज। यही क्वेश्चंस है। ऐसा ना हो कि आप लोग ये सोचे कि ये मैंने खुद कहीं और से सिर्फ सी टेस्ट का बहाना बना के यहाँ पे कहीं और से यही यही टेस्ट है, लेकिन यहाँ पे थोड़े ब्लर है तो इस वजह से मैंने वहाँ पे सैंपल में मैंने लिखा है। सो द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। तो यहाँ पे एक एयर दिया गया है, वाटर दिया गया है, आयरन दिया गया है और स्पेस दिया गया है। तो स्पेस का जो है वो बिल्कुल खाली स्पेस का मतलब ये है कि जहाँ पे कोई मीडियम ना हो। आयरन सॉलिड है, वाटर लिक्विड है और एयर जो है वो गैस है।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सॉलिड है यानी आयरन है। सही है, क्योंकि साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड, फिर लिक्विड में ज्यादा तेज होगा और इसके जो स्लोएस्ट और सबसे स्लो गैस में होगा। तो यहाँ पे गैस में सबसे स्लो, फिर वाटर में थोड़ा तेज, और आयरन जो सॉलिड है इसमें बहुत ज्यादा तेज। और स्पेस में तो ये बिल्कुल ट्रेवल ही नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे ट्रेवल के लिए कोई मीडियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डोनर ऑफ एड्स टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा एड जो है वो कौन सा मुल्क दे रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सऊदी अरेबिया। क्वेश्चन नंबर 42 है, एट व्हाट एज डिड अशोका बिकम अ किंग। कि अशोका जो है वो कौन से एज में किंग बना था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, इसमें टीच करने के कुछ नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है, व्हेन ही वाज ओनली 20 इयर्स ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 53 है, डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड देश वर एस्टेब्लिश इन 1952। सो 1952 में पाकिस्तान और जापान का जो डिप्लोमेटिक टाइज है उस पर बात हुई थी, वो कायम हो गया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, ये मिसरा किसका है? वो कुतुबुद्दीन वो मर्द मुजाहिद की जीत है। तो ये हफीज जालंधरी का है, और हफीज जालंधरी वो शायर है जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना भी लिखा था। सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, रंग व बू कवायद की रूह से किस किस्म का मुरक्कब है? तो अब यहाँ पे रंग एक लफ्ज है, बू दूसरा लफ्ज है, और इसके दरमियान जो है वो यूज हो गया है। सो वाव को हुरूफ आतफ कहते हैं, कि ये हुरूफ आतफ दो अल्फाजों को मिला के एक लफ्ज बनाता है। जैसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुन, जैसे नान व गरम। तो अब नान व गरम, नान एक लफ्ज है, गरम दूसरा है, और वो जो है वो हुरूफ आतफ है जो दोनों अल्फाजों को मिला के मुरक्कब आतफ बनाता है। सो यहाँ पे ये मुरक्कबी आतफी है। क्वेश्चन नंबर 56 है, कपड़े धुल गए, ये कौन सा फ़ेल है? तो आप लोगों ने इंग्लिश में भी सुना होगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो ये कपड़े धुल गए यहाँ पे फ़ेल मजहूल है, क्योंकि यहाँ पे फ़ेल मजहूल में जो ज़्यादातर ज़ोर है वो काम पे दिया जाता है, इस पे नहीं दिया जा रहा है कि ये काम किसने किया है। सही है। अब जैसे मैंने कपड़े धोए, तो अब यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे ज्यादा जोर जो है वो सब्जेक्ट पे दिया है कि ये काम किसने किया है, फाइल पे। सही है। लेकिन अगर सिर्फ कपड़े धोने की बात है तो कपड़े धुल गए, बस कपड़े धुल गए, किसने धोए, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। तो यहाँ पे ये फैली मजहूल है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड ऑफ सनफ्लावर इज 2704 मीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। अब यहाँ पे दिया गया है कि स्क्वायर शेप्ड सनफ्लावर है। सही है। और इसका जो एरिया है वो इतना है, पेरीमीटर इसका मालूम करें। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, यानी इस तरह का स्क्वायर शक्ल का अगर आप लोगों को कुछ दिया गया हो, तो उसका पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो बराबर होगा 4s, यानी 4 साइड्स। सही है। अब ये 1 2 3 और 4, इन साइड्स को आप ज़रब दें, क्योंकि इसके 4 साइड्स जो है वो बराबर होते हैं। तो अगर आपको सिर्फ एक साइड का पता हो तो उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें साइड भी मालूम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में एरिया तो दिया गया है लेकिन साइड नहीं दिया गया। तो हम एरिया का फार्मूला यूज करके अपने लिए साइड मालूम करेंगे। तो एरिया का फार्मूला है विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो अब यहाँ पे विड्थ और लेंथ, चूंकि ये और ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये, इसको मैं एक भी ले सकता हूँ, तो एस का स्क्वायर हो जाएगा। और एरिया जो है वो 2704 है, तो इसका भी आप स्क्वायर रूट ले लें, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें। अब यहाँ पे एस अगर हम मालूम करें, मतलब 2704 का हम स्क्वायर रूट ले लें, तो इससे आंसर जो है वो 52 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वन साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज 52। तो अब 52 एस की जगह आप लगाए, तो इसका मतलब ये है कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 52, तो इससे 208 मीटर आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 208। क्वेश्चन नंबर 58 है कि डेसिमल फॉर्म ऑफ 143 इज। आप लोगों को ये दिया गया है कि आप लोग ये कन्वर्ट करें किस चीज़ में, डेसिमल फॉर्म में। तो अब ये नंबर्स कन्वर्जन जो है ये बहुत इजी है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है कि अगर आप लोगों को ये दिया गया हो सनाई निज़ाम में, उस इसको उर्दू में हमने सनाई निज़ाम कहा करते थे। सही है। यहाँ पे हम इसको ऑक्टल कहते हैं, कि ये 143 जो है टू द बेस 8, ये कन्वर्ट करें आप डेसिमल में। और डेसिमल किसे कहते हैं? जो डेसिमल मीन्स टू द बेस 10, बहुत नॉर्मल है, हर रोज जो लिखते हैं वही हम डेसिमल यूज करते हैं। तो अगर आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो, खा वो 8 टू द बेस 8 हो या टू द बेस 6 हो, कोई भी नंबर हो, सिंपल बात यह है कि आप सबसे पहले वो नंबर जो आपको दिया गया है वो लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 143 दिया गया हो, तो आप लोग ऐसा करें
कि इसको आप इकाई की तरफ से लिखे, मतलब यूनिट से लिखे। इसी तरह कि 3 4 1। अब इसको तीनों के साथ आप मल्टीप्लाई लिखें और जो बेस है वो सबके साथ लिखे 8 8 8। अगर आप लोगों को ये टू द बेस 5 है या टू द बेस 6 है तो आप 8 की जगह वो लिखें। अब यहाँ पे जो पहला है इसका पावर 0 करें, दूसरे के साथ पावर 1 करें और तीसरे के साथ पावर 2 करें, जैसे यहाँ पे किया गया है। तो अब यहाँ पे ऐसा है कि एनीथिंग टू द पावर 0 1 आता है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 8 टू द पावर 1 से 8 आ रहा है और 8 जार 4 इक्वल टू 32 आ रहा है। और इसी तरह जो तीसरा है 8 स्क्वायर का मतलब ये है कि 64, तो ये 64 मल्टीप्लाइड बाई 1 वापस 64 आ जाएगा। सही है। अब इन तीनों को आप जमा करें, तो आप अगर इन तीनों को जमा करें तो इससे 99 टू द बेस 10 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि इफ 700 is invested at 4% per year, how long will it take for the amount to reach 784? ये क्लास 8 के बुक में बहुत ज़्यादा तफसील से इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप एक फार्मूला याद करेंगे, वो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाय 100। तो इस फार्मूले से आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट इसने कहा है कि अगर मैं 7 साल इन्वेस्ट करूं तो 784 मुझे चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट इसने कितना कमाना है, इसने 84 कमाना है। तो इसकी जगह मैं 84 लिखूंगा। पी की मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब ये है कि इनिशियली आपने कितना इन्वेस्ट करना है, तो 700 इन्वेस्ट करना है। सही है। और रेट जो है वो 4% दिया गया है और टाइम मैंने मालूम करना है कि कितना टाइम में ये 784 तक पहुंच जाएगा। डिवाइड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साल में। 3 साल में अगर आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू से कैलकुलेट करें तो इससे 3 साल आ जाएगा। अगर आप लोगों को फार्मूला याद नहीं है तो भी आप जुगाड़ लगा के ये कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे 700 का 4% कितना बनता है, वो 28 बनता है। सही है। आप लोग इसको भी कैलकुलेट तो कर सकते हैं ना। कैसे कि 4% ऑफ 700 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस तरह कि 4%, तो 4% मीन 4/100 ऑफ 700। तो अगर ये आप 2020 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 7 4 28। तो इसका मतलब ये है कि 28 बन रहा है 4% ऑफ 700। तो एक साल में 28, दूसरे साल में और तीसरे साल में, जो 3 सालों में 28 28 और 28 मिला के 84 बन जाएंगे। सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और फिर बाकी जो 40 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट 2 वीडियोज में हम कवर करेंगे। ये आप लोग को जुमला दिया गया है, आई बाट, मैंने खरीद लिया। क्या खरीद लिया, अ गाइड टू ट्रेवल इन स्वात। सही है। ये बुक का टाइटल है कि मैंने ये बुक ले लिया बिफोर विजिटिंग स्वात, स्वात को जाने से पहले मैंने ये टाइटल वाला बुक मैंने ले लिया। और क्वेश्चन क्या है कि कैपिटलाइजेशन के रूल्स को मद्देनजर रखते हुए आप करेक्ट ऑप्शन बताएं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात तो ये है कि आप लोगों को ये पता हो कि स्वात जो है ये प्रॉपर नाउन है और इसका एस जो है वो कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे स्मॉल है, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन 1 तो बिल्कुल गलत है। सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 में एस कैपिटल है, तो इसको हम फिलहाल के लिए छोड़ लेते हैं। ऑप्शन सी जो है इसमें भी एस स्मॉल है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी तो गलत है। अब ऑप्शन बी और डी का हम मुवाजना करते हैं। यहाँ पे ये स्वाद तो सही है, सही है, लेकिन यहाँ पे ये स्वाद देखे तो यहाँ पे ये स्वाद जो है ये कैपिटल नहीं है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गलत है और लास्ट वन जो है वो सही है। इसके अलावा आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो टाइटल है इसका रूल्स ये है कि टाइटल का हम ज्यादातर अल्फाज जो है ईच वर्ड कैपिटलाइज, ये वाला रूल्स हम फॉलो करके हर लफ्ज को आपका जो पहला लेटर है वो हम कैपिटल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी हो गया। सही है। आप इस तीनों वीडियो को कंबाइन करके तफसील से देख लीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। और इससे नेक्स्ट जो है लास्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 5 में हम आखिरी जो 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम दूसरे कैडर्स जैसे PST या TT या AT वगैरह ये MCQ शुरू करेंगे। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने प्रिपरेशन जारी रखें। शुक्रिया।